मूवी की शुरुआत में फिजिक्स के प्रोफेसर जेसन डसन को दिखाया जाता है। अलार्म की आवाज बजते ही वह उठ जाता है, फिर अपने बेटे चार्ली का होमवर्क चेक करने लगता है, जो कि अभी हाई स्कूल में है। इसके बाद वह अपनी वाइफ डेनियला के लिए कॉफी बनाता है। डेनियला को यह देख बहुत अच्छा लगता है कि जेसन उसका कितना ख्याल रखता है। वह सभी बाहर जाने वाले हैं, लेकिन डेनियला नहीं चाहती कि उसका बेटा चार्ली ड्राइव करे। जेसन को अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। चार्ली बहुत ज्यादा घबरा गया है, जिस वजह से जेसन उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी जेसन के पास उसके एक फ्रेंड रायन का कॉल आता है, जो जेसन को एक गुड न्यूज सुनाना चाहता है। रायन ने एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अवार्ड जीता है, जिस वजह से वह जेसन के साथ शाम को सेलिब्रेट करना चाहता है। कुछ देर बाद जेसन अपने यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जहां वह अपने स्टूडेंट्स को श्रोडिंगर के एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश कर रहा है। वह बोर्ड में एक कैट ड्रॉ करता है, जो कि एक बॉक्स के अंदर बंद है। उस बॉक्स के अंदर एक गीगर काउंटर और एक रेडियो एक्टिव एटम भी है, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस है। अगर वह एटम डिके नहीं होता है तो उस कैट को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर वह डिके हो जाता है तो गीगर काउंटर रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेगा, जिस वजह से वायल टूट जाएगा और कैट मारी जाएगी। ये ड्राइंग क्वांटम मैकेनिक्स के कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को समझाने की कोशिश कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग जब तक बॉक्स खोला नहीं जाता, अंदर बंद एटम सुपरपोजिशन में होता है। तभी जेसन के पास किसी का कॉल आता है, जिस वजह से वह अपने स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए कह देता है। कुछ देर बाद जेसन एक डार्क रूम में एंटर करता है। उसके साथ आज जो कुछ भी हुआ वो सब जेसन एक नोटबुक में नोट करता है और इसके बाद अपने आप को डार्क मैटर का एक इंजेक्शन लगाता है। अगले सीन में जेसन और उसकी वाइफ डेनियला को उनके किचन में दिखाया जाता है। चार्ली अपने पेरेंट्स का ये कह के मजाक उड़ाने लगता है कि वह सारा दिन एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तभी जेसन के पास उसके फ्रेंड रायन का कॉल आता है, जो एक बार में जेसन का इंतजार कर रहा है। डेनियला उससे कहती है कि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की जीत सेलिब्रेट करने के लिए जरूर जाना चाहिए। इसके बाद वह जल्दी से रेडी होके बार में पहुंच जाता है। रायन बार में जेसन को देख बहुत ज्यादा खुश है। वह फिर जेसन को अपने कॉलीग्स से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद वह अचानक से अपने नए प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जेसन को एक जॉब ऑफर करता है। प्रॉब्लम यह है कि जिस लैब में जेसन को रिसर्च करनी है वह सैन फ्रांसिस्को में है और जेसन अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वह शिकागो छोड़ के एक नई सिटी जाना चाहता है या नहीं। वह रायन को ये प्रॉमिस करता है कि वह इस बारे में सोचेगा और कुछ देर बाद ही वह अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे मास्क पहना हुआ एक आदमी गन दिखा के रोक लेता है। जेसन उस आदमी को अपना सारा कीमती सामान देने के लिए मान जाता है, लेकिन उस आदमी को पैसे नहीं कुछ और ही चाहिए। वो जेसन को अपनी कार में बैठाता है। वो उसे फिर उसके नाम से बुलाने लगता है और कहता है कि जैसा वो बोले वैसा करो। थोड़ा आगे जाते ही वो जेसन का फोन अनलॉक कर देता है। उसे पहले से ही उसका पासवर्ड पता था। वो फिर जेसन से रायन के बारे में बहुत से क्वेश्चन करने लगता है। बहुत जल्द वो लोग सिटी से दूर एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वो आदमी वहां पहुंचते ही जेसन को अपने कपड़े उतार देने के लिए कहता है। जेसन उसकी बात मान जाता है, लेकिन मौका मिलते ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी कोई पीछे से जेसन के सिर में मारता है और उसके गले में एक इंजेक्शन लगा देता है। मास्क पहना आदमी जेसन को नए कपड़े पहनने के लिए कहता है और यह भी कि वो उसे एक और मौका देने के लिए राजी है। वो आदमी फिर जेसन से कहता है कि इस पल को अच्छे से याद रखना, क्योंकि अब उसके पास वो सब है जिसका वो सपना देखा करता था और इससे उन दोनों का फायदा होगा। जब जेसन उससे पूछता है कि वो कौन है, वो आदमी कहता है कि ये ना ही जानो तो अच्छा होगा। फिर जेसन बेहोश हो जाता है। जेसन की नींद एक हॉस्पिटल बेड में खुलती है। उसे एग्जामिन किया जा रहा है। इसके बाद उसे एक शावर स्टॉल में भेज दिया जाता है। जेसन को जब सब याद आने लगता है, वो देखता है कि वो एक अनजान बेडरूम में बंद है। कुछ देर बाद एक औरत उस रूम में एंटर करती है। वो ऐसा बिहेव कर रही है कि वो बचपन से जेसन को जानती है। वो फिर अपना नाम अमेंडा बताती है। वो जेसन को आगे बताती है कि उसकी बॉडी अब क्लीन हो चुकी है और उसे अब क्वारंटीन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जेसन को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कोई उसे उसके क्वेश्चंस के जवाब नहीं देता। इसके बाद जेसन लेटन नाम के आदमी से मिलता है। जेसन ने उसके साथ कई सालों पहले एक बार काम किया था। लेटन जेसन की जीत पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे चीफ साइंटिफिक ऑफिसर कह के बुलाने लगता है। इसके बाद वहां लगे टू वे मिरर को ओनन कर दिया जाता है और बाहर खड़े बहुत से लोग जेसन के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वो उसे फिर ये कह के कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं कि सिर्फ तुम ही वापस आ पाए हो।
हमें यहाँ ये पता चलता है कि जेसन पिछले 14 मंथ से गायब था और अब सभी उसकी जर्नी के बारे में सुनना चाहते हैं। जेसन पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। वो उन लोगों को रायन के साथ बार में उस मीटिंग के बारे में और उस किडनैपर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि इन लोगों को ये सब एक्सप्लेन करने का क्या फायदा, क्योंकि वो इनमें से किसी को भी नहीं जानता है। जेसन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेटन जेसन से कहता है कि उसे आज रात भी यहाँ रुकना होगा, लेकिन जेसन उसे धक्का मार के वहां से भागने लगता है। वो जैसे तैसे मेन गेट तक भी पहुंच जाता है, जहां सिक्योरिटी गार्ड उसे उसके नाम से बुलाता है और गेट खोलने में उसकी हेल्प भी करता है। जेसन फिर वहां से भाग निकलता है। कुछ लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जेसन एक टैक्सी पकड़ के उन लोगों को पीछे छोड़ देता है। वो अपने घर पहुंच गया है, लेकिन अंदर जाते ही वो देखता है कि वो अपने घर में कुछ भी पहचान नहीं पा रहा है। इसी बीच एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में एक दूसरा जेसन बाहर से घर आके अपनी वाइफ डेनियला को बहुत ज्यादा अपसेट देखता। जेसन उसे बेहतर फील कराने के लिए उससे बातें करने लगता है और फिर उसे रायन के ऑफर के बारे में बताता है। वो आगे ये कहता है कि लेकिन वो अपनी प्यारी वाइफ को ज्यादा टाइम देना चाहता है, इसलिए वो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेनियला भी ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जेसन को किस करने लगती है, लेकिन डेनियला को इस बात की कोई खबर नहीं कि ये उसका जेसन नहीं है। एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में असली जेसन अपने घर में अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां अमांडा मिलती है, जो जेसन से कहती है कि वो दोनों इसी घर में साथ में रहते हैं। जेसन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है। वो फिर घर में अपने बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो चार्ली के रूम तक पहुंचता है, वो देखता है कि वो तो पूरी तरह बदला हुआ है। अब ये जेसन का ऑफिस बन चुका है, जो बहुत सारे अवार्ड्स से भरा पड़ा है। जेसन फिर अपनी वाइफ डेनियला को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नंबर अवेलेबल नहीं है। जेसन फिर पूरे घर में घूम के ये समझने की कोशिश करता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी अमांडा को एक कॉल करते हुए दिखाया जाता है। वो किसी से कह रही है कि वो इस मैटर को खुद ही हैंडल कर सकती है। तभी जेसन कुछ सिक्योरिटी के लोगों को उसके घर की ओर आता देख वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी रियलिटी में डेनियला अपने हस्बैंड को बेडरूम की ओर ले जाते हुए उसके हाथ में एक घाव को नोटिस करती है। जेसन से इस बारे में पूछने पर वो ये रिप्लाई देता है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं, लेकिन तुझे उस पर बिलीव नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जेसन 1 उस बार की ओर जाने लगता है जहां उसे कल रायन ने सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था, लेकिन वहां काम करने वाला बारटेंडर जेसन को पहचानने से मना कर देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो जेसन का नाम भी जानता है और उसकी फेवरेट ड्रिंक भी। जेसन जब फिर से कल के बारे में उसे याद करने के लिए कहता है, वो बारटेंडर उसे वहां से जाने के लिए कहता है और किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। ये बात सुन जेसन सचमुच एक हॉस्पिटल में अपने दिमाग को चेक कराने जाता है। उसे सेडेटिव दे दिए जाते हैं और उसके ब्रेन के कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं। वो अपनी वाइफ डेनियला के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहा है। वो अपनी वेडिंग रिंग भी ढूंढने की कोशिश करता है। उसी वक्त जेसन 2 की नींद खुल जाती है। वो डेनियला के साइड में सो रहा था। वो फिर डेनियला को किस करता है और किचन में कॉफी ढूंढने की कोशिश करता है। उसी वक्त जेसन 1 को होश वापस आ जाता है और वो अपने सामने एक डॉक्टर को देखता है जो उसे उसके टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बताती है। जेसन की बॉडी में एक अननोन साइकोएक्टिव सब्सटेंस मिला है, लेकिन इसके अलावा वो पूरी तरह से हेल्थी है। जेसन की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर उसकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पूरे शिकागो सिटी में डेनियला और चार्ली नाम का कोई भी नहीं रहता है। इसके बाद वो डॉक्टर जेसन के साइंटिफिक अचीवमेंट्स उसे गिनाने लगती है, लेकिन जेसन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो जेसन से आगे ये कहती है कि वो पिछले 1 साल से गायब था और वो बस ये जानना चाहती है कि वो था कहाँ। इसके बाद जेसन खुद को और डेनियला को गूगल करके देखता है। उसे डेनियला तो मिल जाती है, लेकिन अपने मेडन नेम के साथ। इस दुनिया में डेनियला जेसन से मैरिड नहीं है। वो तो एक बहुत ही फेमस पेंटर है और वो अपनी पेंटिंग को आज ही एक एग्जीबिशन में डिस्प्ले करने वाली है। इसी बीच अमांडा, लेटन और एक सिक्योरिटी ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो सभी मिलकर स्थिति को हैंडल करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अमांडा कहती है कि उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन लेटन को ये आइडिया कुछ सही नहीं लगता। वो कहता है कि पहले उन्हें हॉस्पिटल में चेक करना चाहिए। इसी बीच हॉस्पिटल में जेसन एक व्हाइट कोट चुरा के पहन लेता है और बाहर हॉलवे में चले जाता है, जहां उसे जाना पहचाना एक सिक्योरिटी गार्ड दिख जाता है। जेसन उससे नजर छिपाते हुए हॉस्पिटल से बाहर चले जाता है। अगले सीन में जेसन 2 को दिखाया जाता है, जो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए थोड़ा लेट पहुंचा है।
इसलिए वो सभी स्टूडेंट्स से सॉरी कहता है। इसी वक्त जेसन 1 डेनियला के एग्जीबिशन हॉल में पहुंच जाता है। सिक्योरिटी उसका नाम सुनते ही उसे बड़ी आसानी से अंदर आने की परमिशन दे देती है। कुछ देर बाद वो डिस्प्ले में लगा अपना ही पोर्ट्रेट को देखता है और तभी डेनियला भी उसे नजर आ जाती है। जेसन उसे देख बड़ा खुश है और वो बिना समय बर्बाद किए उससे चार्ली के बारे में पूछने लगता है, लेकिन डेनियला को नहीं पता कि वो है कौन। डेनियला को लोग लगातार उसकी पेंटिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। वो फिर सभी से कहती है कि उसे यह पेंटिंग बनाने का इंस्पिरेशन जेसन से ही मिला था। कुछ देर बाद रायन भी वहां पहुंच जाता है। वो जेसन को वहां पर देख बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है, क्योंकि उसे तो पता है कि जेसन पिछले 1 साल से कहीं गायब हो गया था। रायन जेसन से बहुत ज्यादा अपसेट है, क्योंकि उसने जेसन और वेलोसिटी के लिए बहुत कुछ किया था। वेलोसिटी वही कंपनी है जहां से जेसन भाग के निकल आया था, इसलिए जेसन रायन से बहुत से क्वेश्चन करने लगता है। लेकिन तभी डेनियला स्पीच देने लगती है। उसी वक्त दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जेसन 2 डेनियला के ऑफिस की स्टोरीज सुन रहा है। वो फिर चार्ली से कुछ ऐसा कहता है जो असली जेसन कभी नहीं कहेगा। ये सुन के डेनियला को थोड़ा अजीब सा लगता है। जेसन 1, रायन और दूसरी डेनियला कुछ डिस्कस कर रहे हैं। जेसन फिर उन सभी से एक हाइपोथेटिकल स्थिति के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि एक साइंटिस्ट जो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, एक दिन अपने फ्रेंड की जीत सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में जाता है, लेकिन घर वापस आते वक्त उस पर कोई अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश वापस आता है, उसके आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। उस आदमी के ब्रेन के टेस्ट करके के बाद डॉक्टर को कुछ भी गड़बड़ नहीं मिला, बस उसके ब्रेन में एक अननोन सब्सटेंस था जो इस दुनिया से नहीं है। पहले तो जेसन को लग रहा था उसके दोस्त उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन उसे धीरे धीरे समझ आ गया कि ये कोई प्रैंक नहीं है। जेसन फिर डेनियला से पूछता है कि उसने डेनियला को उसकी पेंटिंग के लिए कैसे इंस्पायर किया था। डेनियला उसे याद दिलाती है कि कुछ महीनों पहले जेसन उसके पास आया था और उसे ये कहा था कि थ्योरेटिकली लोग एक साथ बहुत सारी पैरेलल रियलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं, और इस यूनिवर्स की रियलिटी में जेसन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो डेनियला से अलग हो गया था। इसके बाद जेसन ने उसे किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया और ये भी कि वो आज के बाद डेनियला से कभी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद जेसन 1 अपनी वाइफ डेनियला और अपने बेटे चार्ली के बारे में डिटेल में बताने लगता है, जिसे सुन के डेनियला बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो फिर अपनी रियलिटी के रायन की अचीवमेंट्स के बारे में बताने लगता है, लेकिन रायन गुस्सा होके वहां से चले जाता है। उसी वक्त दूसरी रियलिटी में जेसन 2 अपना टूथब्रश नहीं पहचान पाता, जिसे देख उसकी वाइफ थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वहीं जेसन 1 की रियलिटी में डेनियला उसे रात में गेस्ट रूम में रुकने की परमिशन दे देती है। उस रूम में घूमते वक्त जेसन को एक रबर बैंड मिलता है, जिसे वो अपनी वेडिंग रिंग की जगह पहन लेता है, क्योंकि उसकी रिंग कहीं खो गई थी। इसी बीच जेसन 2 ऐसा बिहेव कर रहा है जैसा ओरिजिनल जेसन कभी नहीं करता, जिसे देख वो कंफ्यूज्ड हुई जा रही है। जेसन 2 फिर वॉल में लगी फोटोग्राफ्स को बहुत ध्यान से देखने लगता है। वो फिर बाहर जाके रायन को कॉल करता है और सैन फ्रांसिस्को जाने के उसके ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। एग्जैक्ट उसी वक्त जेसन 1 अमेंडा को कॉल कर ये बताता है कि वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जा रहा है। ये सुनते ही अमेंडा हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है, लेकिन ये बात जेसन 1 ने अमेंडा को अपने घर से दूर भेजने के लिए भर कही थी, ताकि वो और डेनियला उसके घर को अच्छे से चेक कर सके। जेसन डेनियला को एक फोटो दिखाता है, लेकिन उसकी दुनिया में इस फोटो की जगह उनकी फैमिली फोटो हुआ करती थी। वो फिर अपने बेटे के बारे में बात करने लगता है, जो अपनी माँ जितना ही टैलेंटेड था। ये सुनते ही डेनियला कन्फेस करती है कि जेसन के जाने के बाद उसने अपना अबॉर्शन करा लिया था। जेसन को इस बात पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसकी दुनिया में सब कुछ अलग था, लेकिन डेनियला कहती है कि उसकी दुनिया में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था जैसा उसने कहा। उन दोनों को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उन दोनों की मेमोरीज इतनी अलग कैसे हो सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे डेनियला को जेसन की बातों पर भरोसा होने लगा है। बाद में जेसन 1 को इस यूनिवर्स के जेसन के बारे में पता चलता है। उसे ये भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स के जेसन ने, जो कि जेसन 2 है, क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की थी। उसने श्रोडिंगर्स बॉक्स एक्सपेरिमेंट को एक बहुत बड़े बॉक्स के साथ किया था, जहां एक इंसान सुपरपोजिशन में जा सकता है और वो अपने यूनिवर्स से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में भी जा सकता है। यहाँ हमें ये क्लियरली पता चलता है कि जेसन नंबर 2 ओरिजिनल जेसन के यूनिवर्स में चला गया था और उसने जेसन 1 को अपने यूनिवर्स में भेज दिया था। दोनों जेसन की लाइफ उस वक्त तक पूरी तरह एक जैसी चल रही थी,
जब तक उनकी डेनियला से शादी नहीं हुई थी। जहां जेसन 1 ने डेनियला से शादी कर ली, जेसन 2 ने डेनियला को छोड़ दिया और अपना पूरा फोकस साइंस की ओर लगा दिया, जिस कारण वो उस बॉक्स को इन्वेंट कर पाया और जेसन 1 की रियलिटी में जाके उनकी लाइफ को एक्सचेंज कर दिया। कुछ देर बाद डेनियला जेसन 1 से ये कहती है कि वो बहुत खुश है कि वो इस दुनिया में आया। जेसन फिर दूसरी रियलिटी में अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगता है और कैसे वो बहुत ज्यादा खुश थे। डेनियला फिर एकदम से जेसन को किस करने लगती है, लेकिन तभी कोई उनके दरवाजे पर नॉक करने लगता है। वो दोनों दरवाजा खोलने जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वेलोसिटी कंपनी का एक सिक्योरिटी ऑफिसर एक गन के साथ अंदर घुस जाती है। जेसन उसे गन न इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन वो डेनियला को शूट कर देती है और बेहोश होने से पहले जेसन को डेनियला का खून में लिप्त चेहरा दिखता है।